नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज हम बात करेंगे तबाही के विदेशी कनेक्शन के बारे में। बताएंगे कि कैसे एक सिम कार्ड के सहारे पुलिस को मिले अहम सुराग। आपको दिखाएंगे कैसे चोरों के बढ़ रहे हैं हौसले, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कहां तेजाब ने फिर ढाया है कहर। इसके अलावा बात होगी दहेज के दानवों की भी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई आखिरकार अब रंग दिखाने लगी है। सिमडेगा पुलिस ने पीएलएफआई के एक खूंखार सदस्य को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। ये उस गिरोह में शामिल था जिसके 2 सदस्य 2012 में भी पकड़े गए थे। इस संगठन के पास से पुलिस ने विदेश में बने हथियारों को भी बरामद किया था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस के सामने पस्त हुआ पीएलएफआई। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2012 से फरार चल रहा उग्रवादी गिरफ्तार। पीएलएफआई का क्या है फॉरेन कनेक्शन? सिमडेगा पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के इस अभियान को सफलता भी मिल रही है। उग्रवादी लगातार पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। जिले की पुलिस को इस बार भी सफलता मिली है। पुलिस ने एक खूंखार पीएलएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके कारनामे सुनकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। इसका नाम है राजेश। ये एक खूंखार अपराधी है। ये 25 अक्टूबर 2012 से ही फरार चल रहा था। राजेश की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राजेश पर आरोप है कि इसने सिमडेगा और उड़ीसा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की थी। दोनों राज्यों के ज्वाइंट ऑपरेशन और पीएलएफआई के बीच हुई मुठभेड़ में यह भी शामिल था। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर सूर्या डॉन और सुइया को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया था, जिसमें पाकिस्तान की बनी गोली और अमेरिकन कार्बाइन भी बरामद किया गया था। इस बरामदगी से उनके विदेशी संपर्क को लेकर काफी सनसनी मची थी। हमारी टीम थी और साथ में सिमडेगा एसपी खुद साथ में थे, उनकी टीम थी और हम लोग वहाँ पे गए थे। तो जो पीएलएफआई का आपका कमांडर है सूर्या डॉन, उसने फायरिंग किया हमारे ऊपर। उसके बाद एनकाउंटर हुआ हमारा उधर। तो उसमें वेपन सीज हुए हैं, 11 राइफल सीज हुए हैं और एक अमेरिकन रेगुलर कार्बाइन सीज हुआ है और बाकी 231 राउंड गोली सीज हुआ है और हैंड ग्रेनेड 2 सीज हुए हैं। और साथ ही जो सब जोनल कमांडर आपका जो सूर्या डॉन वो अरेस्ट हुआ है। एक राइफल है जिस पे यूएस कार्बाइन लिखा हुआ है और संभव है कि वो अमेरिका का बना हुआ राइफल है, क्योंकि उसका बनावट और उसका सारा कुछ देख के भी ऐसा लग रहा है कि वो विदेशी राइफल है। उसके अलावा कुछ जो लाइव राउंड्स मिले हैं उसमें कुछ POF लिखा हुआ है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समझ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और बुलेट्स पे भी जो पंच किया हुआ है वो इंडियन बुलेट्स नहीं है। तो इस तरह का 4-5 हम लोगों को मिला है। राजेश की गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस का मानना है कि इसकी गिरफ्तारी से कई अहम मामलों की जानकारी मिल सकती है। सिमडेगा और उड़ीसा द्वारा चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान यह राजेश भूया और राजेश नायक शामिल था। यह पीएलएफआई संगठन का मुख्य दस्ता सदस्य था। पुलिस को कई मामलों में इनकी तलाश थी। राजेश भूया की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसको गिरदा ओपी के प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 2 जनवरी को गिरफ्तार राजेश अपने घर पहुंचा था। उसके घर पहुंचने की खबर पुलिस वालों तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने अपनी योजना बना ली और फिर धावा बोल दिया। गिरदा आउटपोस्ट के प्रभारी अशोक प्रसाद ने धावा बोलकर घर में सो रहे राजेश को पकड़ लिया। राजेश भैया फिरार पीएलएफआई उग्रवादी सक्रिय दस्ता सदस्य घर पर आ गया है, जो बाहर रह रहा था कुछ दिनों से। इस सूचना पर उसके घर घेराबंदी का छापामारी किया, घर में पाकर गिरफ्तार किया।
सिमडेगा पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन में 2012 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बच गया था और बाहर चला गया था। फिलहाल राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि पीएलएफआई के विदेशी कनेक्शन के पीछे क्या है सच। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। हत्यारों ने हत्या करके लाश को नदी में गाड़ दिया था। हत्यारों ने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था, लेकिन गुनहगार आखिरकार कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक सबूत छोड़ ही जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सिमडेगा में। एक सिम कार्ड ने बताई पहचान। सिम कार्ड से हुई मृतक की पहचान। अब पुलिस इसी सिम के सहारे पहुंचेगी हत्यारे तक। हत्या का टेक्नोलॉजी कनेक्शन। मामला सिमडेगा जिले का है। उग्रवाद प्रभावित इस जिले के सोगड़ा गांव में एक लाश देखे जाने की खबर फैलती है। लोगों को रास्ते में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बों के पास जूता भी मिलता है। खून के धब्बों और जूतों को देखने के बाद गांव वालों को लगने लगता है कि हो न हो किसी की हत्या कर दी गई है। करीब 4 किलोमीटर तक इन धब्बों का पीछा करने के बाद शंख नदी में लोग पहुंचते हैं। इस नदी की रेत में गड़ी थी एक युवक की लाश। खून के धब्बों की पड़ताल करते हुए सबसे पहले यहां जी मीडिया के संवाददाता पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। हमको ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला कि अज्ञात लाश नदी के शंख नदी किनारे में, शंख नदी के बीच में गाड़ा हुआ है। और उन लोग को भी जानकारी नहीं था, लेकिन उन लोग रास्ता के किनारे किनारे खून देखे तो क्या चीज़ है करके उन लोग निरीक्षण करते करते खून को देखते देखते शंख नदी तक पहुँचे तो देखे वहाँ पर लाश गड़ा हुआ है। तो ग्रामीणों के द्वारा हमको भी सूचना मिला और हम लाश को देखने के लिए शंख नदी तक आए तो वहाँ पर एक लड़का गड़ा हुआ था। उसको कोई डंडा से सिर में प्रहार करके मारा गया था और लड़का का सिर पूरा फट गया था। और वो दिखने में दिख रहा था हम लोग का आदिवासी लड़का, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। लाश देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। आसपास के लोग भी जुट जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस भी लाश की शिनाख्त में जुट जाती है। तभी लाश की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से मिलता है एक सिम कार्ड, और ये सिम कार्ड ही लाश की शिनाख्त का जरिया बन जाता है। 6002427 तो किनका नंबर है ये? हेलो, आप जिनसे बात कर रहे हैं अभी? हाँ, ऐसा है। मैं सिमडेगा थाना से बोल रहा हूँ, सिमडेगा से बोल रहा हूँ। तो ये पीटर जी का नंबर है। किनका नंबर है? जो जिस नंबर के बारे में मैं आपको पूछा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने उस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में लगाया। सिम कार्ड लगाते ही उस पर एक मैसेज आता है मिस्ड कॉल अलर्ट का। अब पुलिस उसी नंबर पर कॉल बैक करती है। कॉल एक युवती उठाती है, लेकिन पुलिस उस युवती से बात नहीं कर पाती है। इसके बाद जी मीडिया के संवाददाता ने खुद उस युवती से स्थानीय भाषा नागपुरी में बात की। तब जाकर मृतक के बारे में पता चल पाया। पुलिस ने इस बारे में जी मीडिया का धन्यवाद भी किया। उसमें जी मीडिया का बहुत अच्छा योगदान रहा है। इन्हीं के द्वारा पहला सूचना भी हमें मिला था, और जब तक हम लोगों ने सौ उठाया साथ रहकर ये दुभाषीय के जहाँ भाषा समस्या थी वहाँ भी इन्होंने अपनी भाषा में जिस संबंधित लोगों से बात करके हमें मदद मिला है इसमें, जिसके कारण बहुत जल्दी हम लोगों ने सौ को पहचान कराकर फिर गार्जियन को सौंपने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरी तरफ से बात करने वाली लड़की ने खुद को उसकी बहन बताया और उस लाश की पहचान भी बताती है। मृतक सिमडेगा जिले का ही रहने वाला था। उसका नाम पीटर सोरेन है और वो बोलबा थाने इलाके का रहने वाला है। गांव का नाम उस युवती ने मालसारा पोखरा टोली बताया। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद वायरलेस से बोलबा थाने को मैसेज भिजवाया, जिसके बाद पुलिस उसके परिजनों तक पहुंच सकी। का पहचान हो गया है। ये सब मालसाड़ा ग्राम का है, बोलबा थाना पड़ता है, और इसके परिजन भी आ गए हैं। सबको पहचाने भी। इसका चचेरा भाई विनीत सोरेन आया है, सामने खड़ा ये
बताया ये लड़का पीटर डुंगडुंग सोरेंगी था। 100 को हम लोग आज पहचान लिए, फाइनल का आगे कार्रवाई किया जा रहा है। अब बहुत जल्दी संभावना है कि इसके हत्यारे को भी हम लोग पकड़ लेंगे। मामले की जानकारी मिलने के बाद मृतक के चाचा और भाई पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाश की शिनाख्त कर ली गई। अब पुलिस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि जिस सिम कार्ड ने लाश की शिनाख्त करवाई, वही सिम कार्ड हत्यारे तक भी पहुंचाएगी। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। और आगे है चोरों का आतंक, एक ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं चोरों के आतंक की। तो राजधानी रांची में लगातार बढ़ता ही जा रहा है चोरों का आतंक। चोरों ने पुलिस को दे दी है सीधी चुनौती। इधर 26 जनवरी को सारे लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे, तो उधर दूसरी तरफ चोर अपना हाथ साफ करने में लगे हुए थे। इस बार चोरों ने अपना निशाना बैंक को बनाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बैंक थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। नहीं थम रहे चोरों के आतंक। राजधानी में बढ़ता ही जा रहा चोरों का आतंक। चोरों ने दिया बैंक में चोरी को अंजाम। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। ये झारखंड की राजधानी रांची है और जिस जगह ये पुलिस वाले घूम रहे हैं वो है पंजाब नेशनल बैंक। ये बैंक रांची के लालपुर थाना इलाके में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक के अंदर पुलिस क्यों घूम रही है, तो सुनिए। इस बैंक के लॉकर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। यहां के लॉकर को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया, लेकिन इस चोरी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब पुलिस उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। खिड़की में एक दरवाजा होकर के जो भीतर जो वेंटिलेटर है ना, वो भी तो एक्चुअल में जाम नहीं किया हुआ था। उसको ऐसे ही मैंने हल्का प्रयास से खुल गया और भीतर में 4 गो लॉकर को लोग तोड़ा है। और 4 ही गो लॉकर को क्यों तोड़ा, वो भी यही बात है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2 दिन बैंक बंद था। इसलिए यह कहा नहीं जा सकता है कि आज की घटना है या कल की घटना है। इसको हम लोग देख रहे हैं इसको। और दूसरा कि 4 ही गो लॉकर को क्यों सिलेक्ट किया, ये भी देखने की बात है। कौन कौन किनका इनका लॉकर, उससे हम लोग भी पूछेंगे। अब क्या है उसमें अभी जांच का विषय भी है। सवाल ये है कि बैंक लगातार 2 दिनों से बंद था। रविवार को सामान्य छुट्टी और उसके अगले दिन 26 जनवरी को फिर अवकाश था। अब ऐसे में चोरी की घटना किस तारीख को अंजाम दी गई, ये बता पाना मुश्किल है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि चोरों ने केवल 4 लॉकरों को ही अपना निशाना क्यों बनाया, बाकी के 66 लॉकरों को हाथ क्यों नहीं लगाया गया। इन लॉकरों में चोरी के पीछे कोई और वजह तो नहीं है। इस चोरी के पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा। बहरहाल ये सारी बातें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन राजधानी रांची में चोरों के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। इलाके में बढ़ रही चोरी की घटनाएं रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सन्नी शरद, जी मीडिया, रांची। उस प्रेमी को ना सुनना गवारा नहीं था। उसने शादी से इनकार करने पर अपनी ही प्रेमिका को दी ऐसी सजा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रेम का यह मामला अस्पताल से लेकर थाने तक पहुंच चुका है और अब प्रेमिका लगा रही है इंसाफ की गुहार। शादी से इनकार करना पड़ा महंगा। शादी से इनकार करने पर मिली बड़ी सजा। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर किया तेजाब से हमला। अस्पताल में भर्ती ये युवती दर्द से तड़प रही है।
इसकी एक आंख को चोट भी पहुंची है और इसे दर्द भी दिया है उस शख्स ने जो पहले कभी इसका दोस्त था। लेकिन जब सितम अपने ही लोग ढाते हैं तो उसका दर्द ज्यादा गहरा होता है। ये युवती भी इसी दर्द को झेल रही है। देखिए, मैं एक बार शादी मेरा ठीक हुआ था, वो लड़का जाके काट दिया, बोल रहे हैं हमसे शादी करो। बताइए, ये कोई बात है? बात करने का मतलब है कि कोई शादी करेगा का? इसीलिए कैसे फेंका? कब? रात में? हाँ, रात में। मतलब मेरी चाचा की लड़की थी आंगन में, मैं भी था, बाथरूम गया था, तो तब मतलब थोड़ा सा ढहा हुआ है, आकर बोली देखो ना कौन आया है। हमने कौन है रे, ऐसे बोलने गया तो तक फेंक के चला गया। मैंने आवाज़ सुन के पता है उनका शादी फिर सेट हुआ है। ऐसे ही थोड़ा सा बात किए थे और क्या। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th तक करके छोड़ दिए हैं। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना के हाट पोखर गांव का मामला है। पीड़िता और उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के बीच पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध थे। मामला पड़ोस का था, लिहाजा दोनों के बीच प्रेम संबंध कब परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। लेकिन जब लड़के ने लड़की पर शादी का दबाव बनाया तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी को यह बात नागवार गुजरी। उसने पीड़िता पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले से पीड़िता का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आँख उसका दायां आँख बुरी तरह सुजा हुआ है और उसके नीचे का जो चमड़ा है वो झुलसा हुआ है। तो अभी मैंने उसे एडमिट कर दिया है और आई सर्जन के लिए रेफर किया है कि वो तुरंत अपना इस पर कॉमेंट करें और जो फर्दर नीडफुल एक्शन है वो उस पर लें। अगर यहाँ संभव नहीं होगा तो हम लोग इसको पटना रेफर करेंगे। अभी देखते हैं तत्काल जो उनका आता है नोट, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। तेजाब से हमले रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भले ही कितने फरमान जारी कर दे, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा घटना भी इस बात की तस्दीक करती है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठा रही है। शादी ठीक है, अगर से मैं कॉलेज प्रेम घर चल बुआ ही ले बस आके पछे दिखान के अब बस करके तेजाब फेंक दे मुंह पर। 11 बजे गया। अच्छा, क्या तेजाब फेंका गया? तेजाब फेंका है कि वो तो सर आप लोग बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। तो लड़के को अपने हिरासत में ले या किसको? लड़का को? जी हाँ, लड़का को तो हिरासत में भी रखा गया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन जो जख्म पीड़िता को मिले हैं वो अभी भरे नहीं हैं और उसे भरने में वक्त लगेगा। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। और दहेज के लिए फिर दी गई बहू की बलि, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बेटी बचाओ अभियान पर जोर दे रहे हैं, लेकिन आज भी दहेज के दानवों की प्यास नहीं मिटी है। आज भी दहेज की मांग जारी है और ना मिलने पर बहू को उतार दिया जाता है मौत के घाट। ताजा मामला राजधानी पटना का है। यहां एक बहू फिर चढ़ा दी गई दहेज की वेदी पर। दहेज ने ली एक और जान। विवाहिता की गला दबाकर हत्या। एक और दुल्हन चढ़ी दहेज की बेदी पर। बिलखता ये परिवार है पटना का, पटना सिटी के खाजे कला थाना इलाके के खत्री लेन का। मृत महिला के परिवार वालों का आरोप है कि हत्या करने के बाद उसके शव को पंखे से लटका दिया गया। संजू देवी नाम की उस महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी। खाजे कला थाना इलाके के खत्री लेन के रहने वाले मनिंदर कुमार विक्रम के साथ संजू की शादी हुई थी। संजू के परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, उससे दहेज की मांग की जाने लगी। 8 साल
पहले शादी हुआ था। शादी होवे के कुछ दिन बाद ही उसकी सास नतीजा कर दी थी। पैसा लेके आई है, ये लेके आई है। जिस समय शादी लगा था उस समय कोई चीज का तय तमन्ना नहीं था। वो बोलती थी कि खाली हमको लड़की चाहिए। हम बोले थे कि गरीब आदमी है, कुछ नहीं देंगे। मेरी ननद शादी लगवाई थी, हम कहे कुछ नहीं देंगे। और शादी करने के बाद मेरे बेटी के हर समय नतीजा करती थी। बेटा बोलता था कभी कभी माँ के अपना कि तुम ऐसे काहे करती है, लेकिन ये बुढ़िया बाज नहीं आती थी। भात के चलते, रोटी के चलते, हर एक चीज के चलते मेरा बेटी के नतीजा करती थी। मेरा बेटी भाग भाग के मेरा घरे चल जाती थी कि माँ के ऐसे की है। तो हम कहली कि जाए दहिया रहा। आज क्या हुआ था, कैसे? आज हमको तो कुछ पता नहीं है, 3-4-5 दिन से नहीं आ रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन मौका वारदात को देखने के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संजू देवी नाम की एक महिला जिसकी शादी आज से करीब 8 वर्ष पूर्व हुई थी, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उसके पति, उसके देवर और उसकी सास उसकी हत्या की है और वो लोग घर से फरार हैं। पलंग है और उसके ऊपर पंखा है और कुर्सी है जिसकी लड़की की लंबाई करीब 5.5 फीट अप्रोक्सीमेट है। जो ऊंचाई देखने से ऐसा प्रत्यक्षतः नहीं चल पाता है कि ये उलझन से क्या होगा। इस संभावना प्रतीत नहीं होती। सामान्य रूप से घटनास्थल से एक रस्सी बरामद हुआ है जिसका दाग उसके गले पर है, इस ढंग का प्रतीत होता है। अनुसंधान भी यह बात स्पष्ट है। 3 लोगों को नामजद किया गया है, उसकी माँ का, उसके पति का और उनके देवर का। क्या कार्रवाई किया जाएगी? कार्रवाई इनकी माँ को हम लोग थाना पर पूछताछ को ले गए हैं। वरीय पदाधिकारी से विशेष पर्यवेक्षण प्राप्त निर्देश प्राप्त होने उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, लेकिन वारदात के बाद संजू के पति और उसके देवर फरार हो गए। पुलिस संजू की सास को पूछताछ के लिए थाने ले गई। मामले की जांच हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दहेज के दानवों ने एक और घर उजाड़ दिया। दहेज के कारण घर उजड़ने का ये मामला नया नहीं है और ये सिलसिला कब थमेगा इसका जवाब भी शायद किसी के पास नहीं है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन हम करते हैं आपको जुर्म से बाखबर, ताकि आप ना हो इसके शिकार। जुर्म की नई खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।